7 बजने से पहले ही हमारा सेशन होता है 7 बजे तक, तो हमें मुझे लगता है उसी में हमें ये समय देना है। और हमारा दूसरा सत्र शुरू हो चुका है, 7:05 हुए हैं और हमें फिर समय 8 बजे तक है। इसलिए आज की जो भी समीक्षा है मुझे लगता है कल होगी। ठीक है, इसीलिए करवाइए। मैं क्षमा चाहती हूँ सदन की तरफ से और मेरी तरफ से। और मैं आगे हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से है और आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। और सदन में हम हमेशा वो हमारे किसान लोगों के लिए अपने जो भी समस्या है उन पर मार्गदर्शन देते हैं। पिछले बार भी उन्होंने फल सब्जियों पर मार्गदर्शन उनका उनकी मुलाकात शायद न्यूज टीवी पर भी थी। कौन सा चैनल था, तो मैं अब उनसे ही सुनते हैं। अब उनकी जो मुलाकात हो गई सब्जियों के ऊपर, तो आज कल मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि मेरा भी एक थोड़ी समस्या हो चुकी थी और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर ही समाधान करवा दिया। मगर मैं आज सदन की तरफ से उनको फिर से एक बार सादर आमंत्रित करती हूँ इस योगार मंच पर। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल भैया। जी ओम, धन्यवाद बहन जी। सभी को सादर प्रणाम। सभी वरिष्ठ जन, हमारे साथी, सभी को हृदय से अभिनंदन। और आज आवाज कम आ रही है? आवाज कम आ रही है, अब आ रही भैया? जी आ गई सर। थोड़ा सा जुगाड़ लगाया था। चलिए, तो सभी का अभिनंदन। और आज रंजना बहन जी ने पुनः कल आदेश किया था कि आपको वो क्लास लेना है, तो मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और इससे फायदा ये होता है कि जब कोई आदेश कर देता है तो सुबह उठना ही पड़ता है। मतलब कभी अभी क्या हो रहा था, कुछ दिन से थोड़ा सा शरीर कारगुजारी कर रहा था कि कुछ ना कुछ वो हो रहा था। तो आ, का जो कभी 6 बजे जुड़ते थे, कभी 6:15 जुड़ते थे, तो ऐसा हो रहा था। तो आज रंजना बहन जी के आदेश के कारण समय पर उठ गए और थोड़ा सा 10 मिनट लेट हुए पर जुड़ गए थे समय से। तो उनका हृदय से अभिनंदन। और जैसा कि अभी चर्चा जो हमारी हुई है कि जो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है और खेती की ऐसी मतलब इतनी दुस्सह स्थिति, मैं समझता हूँ कई सालों बाद ऐसी स्थिति आई है कि प्रकृति किसान को इतना परेशान कर रही है। बहुत मतलब जो बोलते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में आने के बाद आपके हाथ से बिल्कुल निकल रहा है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। जो जो भी हमारे किसान भाइयों ने फसल लगाई है, चाहे मक्का जो हमारे मध्य प्रदेश की आज की तारीख में मुख्य फसल हो गई है, कभी सोयाबीन हुआ करती थी, अब आज की तारीख में मक्का मुख्य फसल हो गई। मक्के की भी स्थिति है कि मक्का किसान भाइयों ने तोड़ लिया है लेकिन सुखा नहीं पा रहे, सुखा लिया तो मतलब उसको रखने की समस्या हो रही। और कई तरह की चीजें जो है इस समय उसमें देखने को आ रही। सोयाबीन हमारे ज्यादातर किसान भाइयों का पानी में गीला हो गया, उसके बाद फिर कहीं कहीं जर्मिनेशन पानी भर गया तो जर्मिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है। धान में कुछ किसान भाइयों की धानों के खेत में पानी भर गया है तो धान उठा नहीं पा रहे हैं। कई सारे वीडियोज ऐसे आए कि धान पानी में हमारे किसान भाई धान उठा के मेड़ों पर रख रहे हैं, कटी वाली धान को। तो बहुत दुस्सह स्थिति है। जो जब किसान का दुख जब पड़ता है ये ऐसी स्थिति में कि उसने सारी मेहनत कर ली, सब कुछ उसने उसके पास आ रहा था और आते आते हाथ से फिसल रहा। तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा कष्ट का समय है, लेकिन धैर्य तो किसान ही रखता है। बाकी इस जो सबसे ज्यादा परीक्षा होती है वो किसानों की होती है। और कई जो ये तो एक
प्राकृतिक आपदा जो थी, मतलब एक तरह से वो चल रहा है कि आप कुछ जो भी कर रहे हैं वो आपका खराब हो रहा है। दूसरा, अभी जो अंकुरन हो रहा है, जो फसल हमने बोई है उनका अंकुरन हो रहा है, उसमें भी समस्याएं आ रही है। तो ये सब जो प्रकृति का जो प्रकृति जो रुष्ट हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी जो हमने जो पीछे काम किए हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इनके लिए जिम्मेदार है कि जो हमने लगातार संसाधनों का दोहन किया, और सबसे बड़ी जो है कि हमने भूमि पर पेड़ों को खत्म करने का जो बीड़ा ले रखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा काटेंगे, लगाएंगे नहीं, तो वो उसमें उसने बहुत नुकसान किया है। और ये बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं। अब हम बात करते हैं कि अभी हमारी जो सब्जियां लगी हैं, वो फल के पौधे लगे हैं, सब्जियां लगी हैं, अलग अलग तरह के दूसरे पौधे भी लगे हैं, तो उनमें क्या समस्याएं आ रही। तो मैं सभी सदन के सभी हमारे प्रबुद्ध सज्जनों से, हमारे साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप प्रश्न करें तो ज्यादा, क्योंकि विषय कुछ आज लिया नहीं था, तो प्रश्न उत्तर पर ही ज्यादा फोकस रहेगा। आपके प्रश्न हो और उस पर हम चर्चा करें। एक प्रश्न मेरा वो था कि वो जो वो कैलिफोर्निया बुरेटो वाले हैं, वो उनने भी कुछ बीज की बात की थी, तो क्या कि मंगाया है क्या शरद भैया? जी सर, उनसे बात हुई थी बीज के विषय में जी जी। कि हमें बीज चाहिए, तो हमने कहा, बोले वो खेत खाली आपका जब होगा हाँ तो उससे 15 दिन पहले आपको हम लोग देंगे। अब खेत खाली होने की स्थिति आ गई है जी। और हम लोग अब संपर्क करेंगे उनसे। हाँ एक बार तो अब हमें हम लोग हाँ, अब थोड़ा बहुत जो आप लगाना चाहे तो एक बार। दो दो वैरायटियां दे रहे हैं सर, वो 2 वैरायटियां। हाँ मेरा तो और दोनों को हमने कहा कि दोनों को हम थोड़ा थोड़ा लगा के देखते हैं। जी जी, मेरा बीज आ गया, वो 1-1 किलो बीज मैंने मंगाया था। तो वो मैंने अपने केवीके के लिए मंगाया था कि मैं बोला एक बार ट्राई करूंगा, पर अभी जमीन हमारी भी खाली नहीं हुई है, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये उसको भी थोड़ा सा देख लें, एक बार ट्रायल करके देख लें, अगर कुछ अच्छा होता है हमारे क्षेत्र के लिए तो हम निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ें। सर इस बार जैसे बारिश बहुत हो रही है, तो गेहूं की फसल में क्या नुकसान हो सकता है? क्या गिरेगी या कैसा रहेगा? थोड़ा सा अभी तो इसका आइडिया दीजिए। अभी शरद भैया, अभी जो कह थोड़ा जल्दबाजी ऐसा कि अगर हम अभी अगर गेहूं की फसल गिरेगी ऐसा सोचेंगे तो ये थोड़ी सी जल्दबाजी, क्योंकि गेहूं की फसल का गिरने का अभी जैसे बढ़वार अगर ज्यादा हो जाती है, इस समय अगर बढ़वार ज्यादा हो जाती है तो फिर दिक्कत होगी। पर अगर मान लो अभी ये शुरुआती वो है, कम से कम 30-40 दिन के बाद ही हमारी गेहूं की जो फसल है वो कैसी रहेगी उसका पता चलेगा। तो आने वाला जो दिसंबर महीना है, मैं समझता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस समय की स्थितियां और गिरने का जो है, कोशिश करें कि जो और बौनी जातियां हैं, जो थोड़ी सी ड्वार्फ हैं, गिरने में के प्रति सहनशील किस्में हैं, उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये फायदेमंद होगा। कुछ किस्में अभी आई है 34-65 है शायद, 34-65, 34-60। तो इनको JW, इनका उपयोग आप कर सकते हैं, तो ये भी किस्म अच्छी होगी अभी उसके लिए, गेहूं के लिए। सर इस बार जो गेहूं के बीज है उनमें कुछ खाली से टिप वगैरह पिछली बार काफी आया था। इस बार भी लग रहा है कि ये मौसम के कारण संभावनाएं रहेंगी। तो हाँ क्या ये उनको जी। सीड ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए सर, थोड़ा सा आइडिया? देखिए देखिए, हम आप ये ट्रीटमेंट के लिए सामान्यतः हम अगर केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स में हम कार्बेंडाजिम प्लस नहीं करते, इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ये इसमें दो तरह के फंजीसाइड होते हैं, एक सिस्टेमिक और एक कॉन्टैक्ट। तो कार्बेंडाजिम जो होता है वो सिस्टेमिक फंजीसाइड है, और मेनकोजेब जो है वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। तो अंदर और बाहर दो तरह के, जैसे गेहूं में हम देखते हैं कंडवा रोग आता है, तो वो कंडवा रोग उसके भ्रूण के साथ होता है, स्मट जिसको कहते हैं, जिससे काली बाली बढ़ जाती है।
तो वो उसके भ्रूण के साथ रहता है, एम्ब्रियो के साथ वो इंटैक्ट रहता है। तो इसके लिए हमको कार्बेंडाजिम का उपयोग करना है। और बाहर उसमें जो जो सड़न वाले, जो बाहर से जो बाहरी आवरण पर जो फंगस होते हैं, उसके लिए हम जो हमारा मैनकोजेब है उसका उपयोग करते हैं। तो ये ज्यादा प्रभावी है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। और वैसे हम जो इसकी बात करते हैं, हमारे जैविक की बात करते हैं, तो सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा दोनों से बीज उपचारित करें तो ये भी बहुत प्रभावी है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा फंगस पे काम करता है और स्यूडोमोनास उसको उस पे जो बैक्टीरिया है और फंगस दोनों पर काम करता है। तो ये भी हम दोनों तरह से कर सकते हैं। जी भैया। सर इसमें जैसे मान लो कि हमने फंगिसाइड लगाया, फिर इसके बाद कल्चर लगा सकते हैं क्या? फंगिसाइड आपका जो है, आप ट्राइकोडर्मा नहीं लगा सकते, स्यूडोमोनास लगा सकते हैं, क्योंकि जो फंजीसाइड है उसके साथ जैसे मैनकोजेब है, जो ट्राइकोडर्मा है वो कार्बेंडाजिम के साथ तो ठीक है, उसकी उसकी कॉम्पेटिबिलिटी वहां उसको बहुत नुकसान नहीं होता, पर जो मैनकोजेब है, मैनकोजेब के साथ इसकी कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें मैग्नीज है। तो ये उसको उसको डिस्ट्रॉय करता है, वहां पे उसको प्रभावित करता है उसके जीवन को। तो अगर हम उसको कर रहे हैं तो जैविक करें, और अगर हम केमिकल कर रहे हैं तो केमिकल करें। पर सॉइल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, जैसे हम दाल वाली फसलें, दलहन फसलें लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, वो ये अपना चना लगाते हैं, चने में मसूर, चना, बटरा, बटरी, इनमें हम जरूर इसका उपयोग कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का। बढ़िया, बहुत इफेक्टिव है। सर जैसे माइक्रोराजा है, राइजोनियम कल्चर है, ये सब इनका भी कैसे? हाँ, बहुत बढ़िया। माइकोराइजा, माइकोराइजा बहुत बढ़िया कल्चर है, और ये आपकी जड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है, पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि माइकोराइजा एक तो ये सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिकली रहता है, मतलब पौधों के साथ जड़ के साथ एसोसिएशन बना देता है, और उसके साथ रह के ये पौधों को जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सप्लाई करता है, और उसके बदले में पौधे से अपना जीवन का लिए भोजन लेता है। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा का आप उपयोग करें। और दूसरा आपने क्या बोला था माइक्रोराइजा के साथ? जैसे कल्चर राइजोनियम है आपका। राइजोबियम हम दलहनी फसलों में उपयोग करते हैं। राइजोबियम को हम गेहूं है इसके साथ उपयोग नहीं करना है, पर माइक्रोराइजा को आप सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं के साथ, चने के साथ, जो भी फसल है उसके साथ माइक्रोराइजा को उपयोग कर सकते हैं। जी सर, जी सर, बहुत धन्यवाद भैया। और अगले आदरणीय रवीश चंद्र मीरा जी। पहले तो अब आप जो है ये इसका वो छोड़ दो, बहुत आवाज गड़बड़ हो रही है आपकी। एक पहली बात, दूसरी बात जो है माइक बंद कर लो, जो भी प्रश्न करे वो माइक बंद कर ले, क्योंकि आवाज कट रही है। मेरा प्रश्न सर अभी ये है, ये फिर गड़बड़ कि जो चना इस समय, गेहूं की तो अभी नवंबर में बोनी होगी, चना की कुछ लोगों ने बोनी कर दी है, तो चना बो रहे हैं। तो चना में, और चूंकि मौसम ऐसा हो रहा है और चना में इल्लियों का प्रकोप बहुत होता है, तो इसके लिए हमें अभी क्या करना है उसके संबंध में थोड़ी जानकारी ना जी हो। जी दादू, चने में देखिए, चने में अभी 2-3 समस्याएं आएगी। एक तो चने में आपके जड़ सड़न वाले रोग आएंगे। अभी उगता नहीं आएगा, अभी आपको ऐसा लगेगा कि पौधे हमारे जो अभी चना लगाएंगे आप, तो कुछ दिन बाद आपके पौधे का जो उगे हुए पौधे हैं वो आपके वैसे ही गल के गिरेंगे। तो 2 तरह की रॉट आती है इसमें, ड्राई रॉट और वेट रॉट, मतलब गीली सड़न और सूखी सड़न। तो दोनों तरह की सड़न जो है उसको रोकने के लिए हमको जमीन का उपचार करना चाहिए, भूमि उपचार। और भूमि उपचार करने के लिए ट्राइकोडर्मा सबसे बढ़िया है। जो डॉक्टर चौहान साहब से आपने ट्राइकोडर्मा सीखा है, तो वो ट्राइकोडर्मा को आप लगाएं। ट्राइकोडर्मा को 2 लीटर प्रति एकड़ में आप इसको वर्मी कंपोस्ट के साथ या अच्छी सड़ी गोबर की खाद के साथ, इसको 40-50 किलो आप गोबर की खाद ले लें या वर्मी कंपोस्ट ले लें,
और उसके साथ ये 2 लीटर आपको मिला दो, पूरे खेत में एक समान उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं और इसके बाद तुरंत बुआई कर दें आप चने की। तो ये बहुत कारगर होगा आपके, मतलब ये मान के चलिए 60 से 70 हो सकता है 90% तक आपके खेत में विल्ट नहीं आएगी। और दूसरा, ये जो ड्राई रॉट वेट रॉट ये दोनों कंडीशन नहीं आएगी। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि इसमें इल्लियां आएगी, तो इल्लियां आएगी उसके लिए आप थोड़ी सी तैयारी करके रखें। आप जो काढ़ा हम बात करते हैं नीम का, नीम के साथ गौमूत्र का, और जो नीमास्त्र बोलते हैं, उसके अलावा ब्रह्मास्त्र बोलते हैं जिसमें हम लहसुन और मिर्ची का उपयोग करते हैं। बाकी हमारे जो 5-7 तरह की पत्तियां, और उसके साथ हम लहसुन और मिर्च का उपयोग करते हैं, तो इसका काढ़ा उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, इनका जो वैकल्पिक व्यवस्था है, लाइट ट्रैप बहुत कारगर है। फेरोमोन ट्रैप, चने का फेरोमोन ट्रैप आता है, वो उसके ल्यूर्स आते हैं, वो बहुत कारगर है। और ल्यूर्स वाले भी हमारे बीच में एक बार उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में वो किया था, तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत कारगर है चने की इल्ली के लिए। आपको, मैं समझता हूँ, आप अगर शुरू से प्रयास करेंगे, आप लाइट ट्रैप चलाएंगे और फेरोमोन ट्रैप रखेंगे, तो आपको एक भी दवाई की आवश्यकता हो सकता ना पड़े। और थोड़ा बहुत अगर वो होता है तो जैसे ही चने में फ्लावरिंग आती है उस समय आप बेवेरिया का स्प्रे कर दें, तो बाकी बेवेरिया कर देगा आपका काम, जब वो हमेशा बना रहेगा आपके खेतों में। तो इस तरह से अगर हम इस्तेमाल शुरू से प्लान करके चलेंगे तो हो सकता है हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़े। और दूसरा, मॉनिटरिंग जरूर रखें खेत में। हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम खेत में जब इल्लियों की संख्या बढ़ जाती है, खेत में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, तब फिर हम देखते हैं, तो इसका ध्यान रखें। और चने में एक चीज और कहना चाहूंगा, चने में जो इल्लियों का वो है, वो शुरू में जब अगर इल्लियां आती है तो वो आपको फायदा करती है। फायदा ऐसे करती है, शुरू की जो इल्लियां आती है वो आपकी नई कलिकाओं को खाती है, तो एक तरह से खुटाई का काम करती है, उसको हम निपिंग बोलते हैं। मतलब उसकी जो कलिकाओं को तोड़ती है, तो जितनी ज्यादा कलिकाएं टूटेगी उतना आपकी ब्रांचिंग ज्यादा आएगी, जितनी शाखाएं आपकी उसमें बढ़ेगी, तो शाखाएं अगर ज्यादा होगी तो आपके आपके जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। इसके लिए पहले ये बोलते थे कि भाजी खूट लो उसकी, पर आजकल लोगों ने वो सब, किसी के पास मतलब इतना टाइम नहीं है, लोगों ने ये सब लोगों के यहाँ भाजी, पहले किसान लोग जाते थे, लोगों के यहाँ भाजी खूट के लिए आते थे, तो वो सब अब बंद हो गया है। तो वो भी एक वो है, पर भाजी खूरने से आपकी वो बढ़ती है। जी दादू। जी। जी ओम। ओम तो सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और जी बोले रंजना जी, और बोलो। जी, और अगला सवाल आदरणीय अशोक पटेल भैया का है। जी ओम, सदन को नमन। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि गेहूं की अभी एक वैरायटी है MP 3535 या GW 3535 करके होगी, वो अभी जबलपुर से नहीं, बहुत अच्छी वैरायटी है और वो आड़ी भी नहीं पड़ती है, और मूंग के लिए भी अच्छी, मूंग भी बोआ जाती है, उसका उत्पादन भी अच्छा है, अभी नई वैरायटी है, बढ़िया वैरायटी MP 3535। दूसरा मेरा एक प्रश्न ये था कि जो चने हैं वो अगर सुल जाते हैं तो उनको फिर अपन बो सकते हैं कि नहीं बो सकते हैं, थोड़े बहुत सुल जाते हैं तो, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है जी? हाँ भैया, ये चने आपके कितने दिन पहले पानी से बो हुए हैं? हाँ क्या? सर, चने सुनना यानी ये कुछ कीटाणुओं द्वारा उनको खा लेना। घुन लग सर, घुन लगे वाले, घुन लगे वाले। घुन घुन घुने 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 चने। हाँ, भुने चने में कोई समस्या नहीं है। चने में अगर आधा भी घुन लगा हो तो आपको कोई समस्या नहीं है, घुन वाले चने बढ़िया उग जाते हैं। मैंने ये देखा, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ इसका, कि भुने हुए चने में जर्मिनेशन आ जाता है, क्योंकि जो घुन है वो एम्ब्रियो नहीं खाता, वो जो प्रोटीन होता है उसके आसपास का उसको खाता है। आप जब भी चने में देखेंगे, आप उसको घर में भी उगा के देखें, आप उसको चने को फुला लें और फुला के उसको
रात भर मतलब 24 घंटे पानी में डुबा के रखें, फिर कपड़े की पोटली में बांध के रख दें, आप देखेंगे कि आप उसके जर्मिनेशन देख सकते हैं। तो आपको मैं समझता हूँ वो 90% जर्मिनेशन मिलेगा। पर यहाँ पे सड़न आएगी, जैसे ही ये उगेगा तो ये आपका खेत में सड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो स्पेस है, वो जो घुन ने स्पेस छोड़ा है ना, वो स्पेस है, वो उसको घुनाएगा। तो वहां पे आपको ट्राइकोडर्मा से या फंजीसाइड से आपको बहुत अच्छे से इसको उपचारित करना है, जो आपका घुना हुआ है उसको। अगर आपने इसको उपचारित नहीं किया तो ये बाद में सड़ जाएगा। उगेगा जरूर, जर्मिनेशन में कोई समस्या नहीं आएगी। जी धन्यवाद धन्यवाद, अच्छा उत्तर दिया आपने, बढ़िया व्यवहारिक उत्तर है और हकीकत भी। जी अगला हैंडरेज कन्हैया लाल अगला साहब। जी 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 कन्हैया लाल जी कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी। जी जी हाँ सर, सदन को नमन। मेरा प्रश्न ये था कि पिछले साल मैंने नीम और मिर्च का डिकम्पोजर के साथ लिक्विड बनाया था, वो इस साल काम आ सकता है कि नहीं? साथ नीम तो आपकी काम करेगी। डिकम्पोजर में उसकी जो क्वालिटी है वो हो सकती है, क्योंकि उसमें और उनकी संख्या कम हो सकती है। तो डिकम्पोजर जरूर थोड़ा सा हो सकता है, पर अभी जो आप लोगों के पास वो रखे हैं ना, जो अभी जो जवाहरलाल JNKV का आपके पास जो डिकम्पोजर है, उसको आप थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए उसी के साथ, तो वो आपका करेगा। थोड़ा सा गुड़ उसमें मिला लीजिए, तो और फिर उसको बड़ा उसका वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, तो वो आपको सपोर्ट करेगा। और मिर्च का पिछले साल का बना सर? मिर्च भी करेगी। आप जो भी चीजें आपका बना हुआ है वो मैं समझता हूँ बाकी चीजें आपकी जल्दी खराब नहीं होती। मिर्च है, आपका नीम है, आपका लहसुन का पेस्ट है, इस तरह से ये चीजें हैं, अगर इनको ठीक से रखा है और गौमूत्र में अगर जी अच्छा, गौमूत्र में अगर है तो ये मैं समझता हूँ काम करेगा इस बार भी। जी सर। जी आपको वैरायटी का पूछा था आपने, मैंने ये मैं वैरायटी का जो अभी बताया है, और जो भैया ने जो बोला 35-35 JW 35-35 इसको भी आप ले लीजिए, या 34-65 है, 34-60 है, इनको भी आप वो कर सकते हैं। तो ये वैरायटी भी आप उपयोग कर सकते हैं। जी MP 35-35 प्रैक्टिकल की हुई है सर, प्रैक्टिकल की हुई है इसलिए। बहुत बढ़िया भैया हाँ प्रैक्टिकल की हुई, बहुत बढ़िया अच्छी वैरायटी है फिलहाल तो वो, अब आगे क्या मालूम, लेकिन अभी तो बहुत बढ़िया है। आपके पास कितना बीज है इसका? मेरे पास 300 कुंटल है सर। हाँ तो ये सभी से अनुरोध है, अगर जिसको भी चाहिए तो आदरणीय से संपर्क कर लें, और भी इनसे आप इस बीज को ले सकते हैं। और उत्पादन भी अच्छा है इसका, ये भी उसका क्या ब्रीडर इस साल मिल रहा है इसका। जी जवाहरलाल नेहरू अब इस साल ब्रीडर रिलीज हुआ, लेकिन मैंने न्यूक्लियर सीड लिया आया था 2 कुंटल, तो न्यूक्लियर सीड का मैंने बना लिया इसका, अच्छा है बढ़िया। इटारसी का फायदा उठा लेते हैं। जी अगला प्रश्न। अगले सदन में किसी भाई बहन का कोई सवाल प्रश्न? हैंड राइज तो नारायण मीना जी का हुआ जी। जी ओम। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे हम प्राकृतिक खेती या जैविक खेती जो करते हैं उसमें हमें जैसे चने की फसल भी अच्छी पैदा हो जाती है, हमारी उपज मिल जाती है, मूंग की भी मिल जाती है, मगर गेहूं में उपज हमें अच्छी नहीं मिल पाती, क्योंकि 5, 6, 7 कुंटल से अधिक, 8 कुंटल से अधिक उपज हमें गेहूं में नहीं मिलती है। तो ऐसी कोई वैरायटी है जो अच्छी उपज दे सके हमारे लिए प्राकृतिक खेती में? कौन सा खाद उसमें डालें जिससे हमें अच्छी उपज प्राप्त हो सके? जी हाँ। गेहूं के लिए आपको थोड़ी सी लंबी जो किस्में हैं, लंबी जो अवधि की किस्में, जो पुरानी किस्में C304, नर्मदा 4, जो पुरानी किस्में हैं, ये आपको अच्छा उत्पादन देगी, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनकी जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, ये बहुत
ये एक तो बढ़ने वाली है, पर इसमें यही है ज्यादा पानी गिरा तो आपकी बढ़ती है, ये गिर जाएगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नर्मदा 4 और C306 ये बढ़िया है आपकी, मतलब 12-13 क्विंटल तो आ जाएगी आपकी प्राकृतिक खेती में। और दूसरा एजेटोबैक्टर का उपयोग करें आप, अगर आप दूसरी वैरायटी कर रहे हैं तो एजेटोबैक्टर 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद के साथ मिला के खेत में डालें, तो ये आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। और दूसरा माइकोराइजा की जो बात हुई है, तो माइकोराइजा का भी उपयोग करें। और तीसरा पीएसबी का, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, क्योंकि सॉल्युबलाइजेशन के लिए हमारे पास वो नहीं है। कुछ हद तक तो हमारा ट्राइकोडर्मा भी बढ़िया काम करता है, जैसा डॉक्टर चौहान साहब ने बताया था कि ये फास्फेट सॉल्युबलाइजेशन में भी मदद करता है। पर जो बेसिक काम है सॉल्युबलाइजेशन का, जो फास्फोरस को घोलने का काम करता है, वो हमारा करता है पीएसबी, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो उसका उपयोग करें। माइकोराइजा भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है, तो माइकोराइजा का उपयोग करें। और माइकोराइजा का उपयोग थोड़ा सा बढ़ाएं। हम उसमें कहीं वैसे क्या है, प्राकृतिक खेती में ये सब चीजें है नहीं, पर हम जैविक के साथ प्राकृतिक करें तो हो सकता है थोड़ा सा हमारा जो लोगों का रुझान है वो बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है इसमें, मतलब क्योंकि प्राकृतिक का एक अलग सिद्धांत है और उसमें हम जैविक जोड़ रहे हैं, तो इन एडिशन एग्रीगेशन अगर हम करते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ किसान को फायदा होगा। मुख्य उद्देश्य जो है किसान को फायदा होगा। जी जी हाँ, जैविक खेती में जैसे माइक्रो राजा उपयोग तो करते हैं, मगर अब मैंने अभी तक 4 किलो या 5 किलो माइक्रो राजा प्रति एकड़ डाला था, मिला है उसमें। और उसमें प्राकृतिक खेती अधिकतर है मेरी, तो जैविक का उपयोग मैं बहुत कम करता हूँ। तो मगर माइक्रो राजा मैंने इस साल डाला था, अंतर तो उसमें आया, मगर ज्यादा अंतर नहीं आया। एक सूडो उखड़ा रोग के लिए, जैसे चने के लिए सूडोमोनास या ट्राइकोडर्मा, इसने अच्छा काम किया उसमें चने में, उससे उगता रुक गया था मेरा। यही था। तो माइकोराइजा कितना प्रति एकड़ कितना डालना चाहिए डॉक्टर साहब उसमें, और उसको माइक्रोराइजा का आपको वही है, आपको लिक्विड मिल जाता है माइक्रोराइजा का 2 लीटर। अगर लिक्विड मिल जाता है तो लिक्विड देखिए आप, कोई जो कंपनी लिक्विड आपको दे सकती है तो लिक्विड आपका ज्यादा काम करेगा। क्या होता है, कंसंट्रेशन जितने भी जो हमारे पाउडर फॉर्म में आते हैं उसमें कंसंट्रेशन की गड़बड़ी हो जाती है, तो हम कोशिश करें कि हम इसको लिक्विड वाला ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और मैं समझता हूँ ज्यादा लोगों के पास उपलब्ध है, तो इसका उपयोग करें ये ज्यादा। और एजेटोबैक्टर मैंने बोला था, गेहूं में एजेटोबैक्टर का उपयोग बढ़ाएं। जी जी माइकोराइजा का स्प्रे करते हैं, फसल पे स्प्रे करें उसका बाद में। नहीं, सॉइल एप्लीकेशन करें, सॉइल एप्लीकेशन जमीन में डालना, स्प्रे नहीं करें। जी स्प्रे जी तो स्प्रे का कॉन्सेप्ट पानी के साथ चलाना होगा। हाँ, जमीन में चला दीजिए, ड्रिप के साथ, स्प्रिंकलर के साथ, जो आपका वेंचुरी होता है वेंचुरी के साथ जमीन में चला दीजिए। जी जी धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। और आगे मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद रंजना बहन। डॉक्टर राउत सर तो बहुत अच्छी से जानकारी दे रहे हैं अलग अलग प्रश्नों की। सर मैं आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ। कल मेरी एक मतलब जो विचारक है और खेती में 20-25 साल से काम कर रहे हैं उनसे बात हुई, और उनका कंसेप्ट है कि एयर इरिगेशन अगर किया तो लैंड इरिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और उपज जो है वो उतनी ही अच्छी आती है और कम पानी में किसान अच्छी फसल ले सकता है, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने किया। हालांकि एक दिन मैं उनके सहूलियत के हिसाब से व्यवहार में बुलाने वाला हूँ। तो एयर इरिगेशन किया तो लैंड इरिगेशन की जरूरत नहीं है और उपज उतनी ही आती है कम पानी में। इस बारे में आप गाइडेंस दीजिए, या जो भी आपकी जानकारी है इस संदर्भ में वो बताइए। धन्यवाद। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। हम जो इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन में हम फ्लड इरिगेशन देते हैं, सब सरफेस इरिगेशन देते हैं, सरफेस इरिगेशन देते हैं और एयर इरिगेशन देते हैं। तो ये हम चारों तरह से हम जो हमारी फसल है उसको हम इरिगेट करते हैं। तो जो सॉइल इरिगेशन है, पहले मैं ये बता दूं कि सॉइल इरिगेशन की बुराइयां क्या है। जितना भी हम जमीन में पानी देते हैं, ये जमीन का पानी पूरा हमारे पौधों के पास नहीं रहता, तो ये लीच आउट होता है, पानी मतलब नीचे जमीन की तरफ जाता है। दूसरा, जड़ों के क्षेत्र में रहता है, तो जड़ के क्षेत्र में जितना पानी रहेगा तो ये जड़ों को जो है ये कहीं ना कहीं ये उसको जो हमारी
जड़ हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, मतलब उसमें फंगस हो करता है। तो ये निश्चित रूप से वो करता है। पर दूसरे जो नुकसान है कि अगर मान लो हमने एयर इरिगेशन पूरा दिया, अगर जमीन में हमने कुछ नहीं दिया और पूरा एयर में दिया, स्प्रिंकलर से भी हम देते हैं तो स्प्रिंकलर से भी हम जमीन में पानी जाने देते हैं। अगर हम पूरा जमीन से देंगे तो नीचे जो जड़ तंत्र है वो उतना विकसित नहीं होगा, क्योंकि जड़ों को पानी के अंदर वो भोज्य पदार्थ को जमीन से लेने के लिए वो पानी के अंदर जाती है। तो नीचे अगर सॉल्यूशन नहीं होगा, नीचे थोड़ा भी अगर मटेरियल के लिए वो नहीं होगा, तो ये या तो पौधे जल्दी गिरेंगे, मतलब बाहर की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको नहीं कर पाएंगे, या आपको एयर इरिगेशन के साथ आपको फर्टिगेशन करना पड़ेगा। आपको वो जो पानी देते हैं, जो एरोपोनिक्स की बात कर रहे हैं, एरोपोनिक्स में क्या करते हैं हम, एरोपोनिक्स में जैसे पोटैटो उगाते हैं एरोपोनिक्स में, तो हम उसकी जड़ों में हम स्प्रे करते हैं, और जड़ों में स्प्रे करने के साथ हम उसमें जो फर्टिलाइजर्स है उसके सॉल्यूशन को हम उसमें उपयोग करते हैं। तो हमको उसके साथ, अगर हमने सॉइल में कुछ नहीं, उसको पानी नहीं जाएगा, तो हमको उसके साथ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको जमीन में पानी आपको जाने देना पड़ेगा, या तो आपको फिर फॉलियर एप्लीकेशन जो हमारा इस पानी दे रहे हैं उसके साथ हमको फर्टिगेशन करना पड़ेगा। ऐसा मेरा सोचना है, जो साइंस कहता है। जी जी डॉक्टर सर, एयर इरिगेशन में जो पानी आएगा उससे तो सॉइल में गिरेगा ही ना, अब वो पूरा का पूरा उसमें तो रहेगा नहीं है, थोड़ी बहुत नमी जाएंगी, या सप्लीमेंट्री करके आप जैसा बोलते वैसा जड़ों के पास में भी एक इरिगेशन, वही स्प्रे इरिगेशन बोलेंगे अपन, वो किया जा सकता है। तो अगर स्प्रे इरिगेशन सप्लीमेंट्री दिया तो क्या एयर इरिगेशन और सप्लीमेंट्री स्प्रे इरिगेशन ये दोनों से उतनी ही फसल आएगी जितनी नॉर्मल सिस्टम से आती है? जी, अगर आप स्प्रिंकलर की बात कर रहे हैं, जी डॉक्टर साहब, अगर स्प्रिंकलर की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंकलर से आपकी जो उपज है वो ज्यादा आती है, जो फ्लड इरिगेशन देते हैं उससे ज्यादा आती है। और आजकल जो है स्प्रिंकलर मिनी नोजल आ गए, तो एक बार लगा दो खेत में और पूरे एकड़ भर के लिए उसको लगा दिया जाता है, वो चलते रहते हैं। जब आपको चलाना है तो उसको चला दो, आपको पाइप उठाने की जरूरत नहीं है, आज का जो कंडीशन है। दूसरा, जो पानी है, वाटर लॉस जो है वो इसमें स्प्रिंकलर में ज्यादा है। ड्रिप इरिगेशन उसका एडवांस वर्जन है। ड्रिप में आपको जो पानी लगता है वो, अगर हम फ्लड की बात करें तो फ्लड की कंडीशन में 90% पानी वाटर से होता है, और अगर हम स्प्रिंकलर की बात करें तो स्प्रिंकलर की तुलना में 50% वाटर सेविंग होती है। तो अगर हम जल की बात करें तो जल में ड्रिप बेस्ट है। ड्रिप टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ उतनी जगह में हमको पानी देता है जहां पौधों की आवश्यकता होती है, और जो हम ऊपर से पानी देते हैं तो वो थोड़ा सा जो माइक्रो क्लाइमेट जो है उसके पौधों को एक माइक्रो क्लाइमेट बनाने में वो करता है, और जमीन में भी हमारा स्प्रिंकलर का पानी जाता है। तो वो एक बार हम स्प्रिंकलर लगाते हैं तो मैं समझता हूँ 1.5 से 2 घंटे हमको चलाना होता है। जी धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। और आगे हमारे आदरणीय गणेश सिंह आर्य जी का हैंड राइज है। जी सादर आमंत्रित है आप प्रश्न के साथ। जी जी, सदन को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर साहब, जैसे देश भर में जो बीज की जो संस्थाएं बनी है वो क्या करती है, किसान से बीज लेती है और उसको ग्रेडिंग करके वापस पैकिंग करके दुगनी कीमत में बेच रही है। जैसे आज वर्तमान में हमारे क्षेत्र में बीज जो चल रहा है वो किसान के खेत से उत्पादन होने लगे गेहूं को वो ग्रेडिंग करके वापस किसान को 4,000 4,500 रुपये के भाव में दे रहे हैं। और वही किसान जो अपना बीज ला करके बो रहे हैं वहां से संस्था से, तो वो उत्पादन इतना नहीं होता जितना ब्रीड वाला बीज का या सर्टिफाइड बीज का होता है। तो क्या सरकार को इसके ऊपर रोक नहीं लगाना चाहिए कि अगर बीज भी बेचना है आपको तो सर्टिफाइड बीज होना चाहिए, वही बेचे, अन्यथा किसान को प्रेरित करके तुम तुम्हारे घर का अनाज बोवो फिर खेत में। बस उन्होंने किया क्या, उन्होंने वो चलना लगाया, साफ किया और किसान को दे दिया दुगनी कीमत में। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, जो आप कह रहे हैं वो अलाउ नहीं है, वो सरकारी सिस्टम में अलाउ नहीं है, सरकार के तरफ से अलाउ नहीं है। पर चूंकि आपके पास बीजों की कमी है तो किसान कहीं से भी बीज ले लेता है, और वो जो ये इस तरह के जो लोग हैं बोरियों में पैक करके गेहूं, चना, आपका धान, इसमें ये मक्के में कई सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं जिनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा शरद भैया और आप लोग थोड़ा सा, माननीय जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी है, उनको थोड़ा सा
वो करें, क्योंकि वो भी अभी लगे हुए हैं नई बीज नीति के लिए। पर ये एक्चुअली में इनका जो दूसरे लोगों का प्रेशर इतना है कि नई बीज नीति नहीं आएगी, क्योंकि नई अगर वो आ जाएगी बीज नीति तो ये जितने कंपनी वाले हैं इनकी बाट लग जाएगी। बाट इसलिए लगेगी कि उसमें नई जो नया सीड एक्ट है, न्यू सीड एक्ट है, उसमें ये बताना पड़ता है कंपनी वालों को कि इसके पेरेंट कौन है। तो वो कंपनी वालों को अगर पेरेंट बताने की नौबत आएगी तो उनके पास पेरेंट ज्यादातर चोरी के हैं, इधर उधर से, यूनिवर्सिटी से, इधर उधर से सब वो करके। तो ये आने वाले समय में ये सीड एक्ट आने वाला है, तो इससे जो है ये इसमें रोक लगेगी। और ये अगर प्रभावी होता है, वो बना तो बहुत दिनों से 20 साल 15 साल हो गए होंगे, पर अभी तक सरकारें उसको लागू नहीं कर पाई है, क्योंकि जो सीड लॉबी है, कंपनीज जो हैं, ये बहुत स्ट्रांग है और इनने अभी तक इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इस पर आप लोग शरद भैया को थोड़ा सा इनिशिएट करें तो माननीय मंत्री जी को तक ये बातें पहुंचे कि ये चीजें बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, इससे किसानों को नुकसान होता है, उनका कहीं ना कहीं शोषण होता है। तो सर्टिफाइड आए, फाउंडेशन आए, सीड चेन से आए, मतलब जो भी सीड आ रहा है वो सीड चेन के थ्रू आए तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। जी जी धन्यवाद। पर सर जो गांव स्तर पे जो बीज किसानों के ही बनता है बने सिंह जी, लेकिन वो फाउंडेशन या ब्रीडर उसको दिया जाता है और फिर उसी किसान से लेके साफ करके दिया जाता है। प्रश्न ये नहीं था इनका, प्रश्न ये था कि ये जो लोग बीच में बेच रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो पैकिंग करके बहुत सारी कंपनियां क्या करती है भैया, वो मंडी से खरीद लेती है कि आपके यहाँ से गया, अच्छा दिख रहा है बीज, बोले इकट्ठा करो, बेचो, भरो, उठाते हैं खेतों से ही डायरेक्ट खरीद लेते हैं हजारों जैसे आदरणीय हो क्या रहा है कि जैसे आपके पास बीज बेचने के लिए मान लो 10 टन बीज है या 100 कुंटल ही मान लो उनको, और आपके पास 1000 कुंटल कहाँ से आ गए? आपके पास मान लो सर्टिफाइड बीज है, वो ब्रीडर बीज है, वो तो खत्म हो गया। उसी के पैरामीटर में आप 1000 कुंटल बीज बेच रहे हैं किसानों को लूटने के लिए, बात वो हो रही है। तो वो इतना बीज कहाँ से आया फिर आपके पास? ठीक है भैया, आपकी बात समझ में आ रही है। वो उसी पे जो आप कह रहे हैं वो उस पर कंट्रोल हो जाएगा, ये जो सीड नए सीड एक्ट से उस पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सिंह भैया। और मैं आगे आदरणीय सिंगुरिया भैया से निवेदन करती हूँ अपना प्रश्न करें। जी सदन को सादर नमन। आदरणीय डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन मेरे पास है, मुझे 1 किलो HI 1669 अभी प्राप्त हुई है कल ही, तो उसको थोड़ा बीज मतलब अगले साल के लिए बीज के लिए तैयार करना, थोड़ा उसके लिए थोड़ा विधि बताएंगे किस टाइप से उसको कर सकें मतलब उचित रूप से। जी बहुत बढ़िया। ये जो आपने HI 1669 आपने लिया है, ये बढ़िया वैरायटी है, नई वैरायटी है अभी, और ये बायोफोर्टिफाइड भी है मेरे ख्याल से। तो इसमें जिंक और आयरन ज्यादा है। तो इसको अभी बीज बनाने के लिए आप तो पहले इसको खेत में पहले तो अपनी जो जितनी प्रक्रियाएं वो कर लीजिए। जिस तरह से आप खाद देना चाहते हैं, बायो करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक के हिसाब से, और केमिकल में जाना चाहते हैं केमिकल के हिसाब से। दूसरा, इसमें बीज बनाने में सिर्फ एक ही चीज ध्यान देना है कि हमको विजातीय पौधे ना हो। विजातीय पौधे जो दूसरी किस्म के पौधे हैं वो हमारे खेत में ना हो। तो इसके लिए आपकी जो पॉपुलेशन है, जो आपने कहीं ना कहीं से सर्टिफाइड या फाउंडेशन बीज लिया होगा या ब्रीडर लिया होगा, तो इसमें आपको ये देखना है कि जब भी आपके खेत में फसल लगे तो उसमें जो भी पौधा अलग दिख रहा है उस पॉपुलेशन से, तो उसको बिल्कुल पूरी उससे निकालना है, मतलब कठोरता से निकालना है। क्या होता है कि हम यहाँ थोड़ा सा लालच कर जाते हैं, तो हमको कब निकालना है, पहली बार हमको ग्रोथ की स्टेज में निकालना है। ग्रोथ में भी कुछ पौधे बता देते हैं शुरू में, एकदम 40 दिन 45 दिन में कुछ पौधे आपको बता देते हैं कि मैं इस जात का नहीं हूं, तो आपको उसको निकाल के वहां से खेत से हटा देना है। दूसरा, जब आपके पौधों में फ्लावरिंग आती है, मतलब बालें निकलने की अवस्था में पौधे बता देते हैं कि ये पौधा अलग है, अलग जाति का है, अलग प्रजाति का है, तो वहां पर उसको निकालना है। चौथा, जब बाल बनती है तो बाल बनते समय उसका बालों के उसमें हेयर्स, बालों में जो उसकी बालों का साइज, बाल बनने का पैटर्न, पत्तियों का साइज तो आपको शुरू में पता चल जाता है, पर वहां से आप थोड़ा सा
और एडवांस में जाते हैं तो आपको ज्यादा आसानी होती है। तो पत्तियों का साइज, बाल का कलर, बाल के गठन, मतलब उसकी कितनी कॉम्पैक्टनेस है, दाने किस तरह से हैं, उसके किस तरह से वो है, और उसमें जो ओन होता है, जो उसका रेशा होता है, वो किस तरह से लगा है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। जी, इसका प्लांट टू प्लांट और रोटो कितना रखें सर? हैंड सोइंग करना है, सोचना है कि थोड़ा बीच। प्लांट टू प्लांट तो ऐसा एग्जैक्ट नहीं है। रोटू रे वो हम 9 इंच के रखते हैं। हाँ जी 22 से 9 इंच हमारी जो सीड ड्रिल की वो है, उसकी बात करते हैं। 45 किलो प्रति एकड़ हम बीज दर लें, उससे ज्यादा नहीं लेना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सिंगोरिया भैया। और अतिशय सुंदर हमारे चर्चा सत्र चल रहा है और प्रश्न भी हो रहे हैं और हमारे डॉक्टर रोशनलाल भैया सबका समाधान कर रहे हैं। अगला प्रश्न में आदरणीय देवेश गौर जी, आपका हैंड रेज है, कृपया प्रश्न करें। जी सदन को नमन। सर मेरा सवाल यह है कि क्या माइक्रोराइजा और ट्राइकोडर्मा दोनों को सीड ट्रीटमेंट में साथ में उपयोग कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से तो कर सकते हैं, कुछ ज्यादा उसमें नहीं आएगा। ये वैसे शनिवार को प्रश्न किया जा सकता, बहुत बेहतर तो हमको वो चौहान साहब बता सकते, पर मेरे ख्याल से नुकसान नहीं है कुछ। माइक्रोराइजा और ट्राइकोडर्मा दोनों एक साथ भी अगर आप करेंगे तो दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जी जी अगला प्रश्न करें। आगे आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, आपका प्रश्न करें। जी ओम, ये मैं काला गेहूं कहाँ से मिलेगा, मिल जाएगा सर? सिंगोरिया जी से संपर्क करें। जी इधर उधर के संपर्क के पास तो वो कहीं ना कहीं भीमलाल देवांगन जी क्या मिलेगा? ये देखिए राय साहब के पास भी है। ठीक सर। एक चीज और ये जानना चाह रहे हैं, अभी नर्सरी डालनी है जैसे टमाटर वगैरह की, तो क्या डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, पर अब नर्सरियां आप सब ट्रे में डालिएगा, पर मतलब जो सामान्य उसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। ट्रे खरीद लीजिए, कोकोपीट ले लीजिए और उसमें करिए, आपको आसानी होगी, बीज आपका खराब नहीं होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और पौधे आपके आप अपने घर के आसपास डाल सकते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आदरणीय अनिल राय जी का हैंड रेज है, आप अपना प्रश्न करें। जी ओम, सदन को प्रणाम। आदरणीय राउत सर से मैंने निवेदन किया था एक वो लिक्विड के लिए, आपने उसकी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद सर। और मैंने और इसके आगे भी ये बताया था कि वो जो आपने पौधों के लिए जो पत्तियों का रंग या उनकी रूपरेखा कैसे कैसे है, उसका एक आपने उल्लेख और बहुत अच्छे ढंग से बताया था। वह हम लोगों को उपलब्ध कराने से हम 100-200 पेड़ लगाए हैं सर, तो आपकी बहुत कृपा होगी। और साथ ही इस सदन में हमको लगता है कि 1 घंटे के अंदर कोई भी देसी बीज पर बात नहीं किया कि हम देसी बीज लगाना चाहते, केवल आप लोग हाइब्रिड बीज लगा के करना है। लोग आहार के बारे में हम बात करते हैं, तो हमको तो लगता है सर, हम सोना मोती बहुत दिन से बोल रहे हैं और वो 5 साल से, और वही बीज हम उपयोग करते हैं और उत्पादन बहुत खराब तो नहीं होता है। तो हम लोग अपने आहार के विषय में भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जी ओम। जी राय साहब आपने जो बात की थी, आप एक बार उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या मैं चूंकि जिस तरह की बीमारी आपके यहाँ थी ना, उसमें आपको मैंने ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास बोला था। अगर आप उसमें स्प्रे करते हैं, पत्तियों में आपके रोग लगे, एंथ्रेक्नोज है गाम की पत्तियों में, तो आपकी पत्तियों में जो रोग लगा है उसके लिए अगर आपने अगर दवाइयां इस्तेमाल कर ली है तो वो ठीक होगा, पर अगर नहीं हो रहा है तो आप उसमें पहले तो खेत की सफाई रखिए। आपके खेत में बहुत कचरा है, आम के बगीचे हैं, तो उसको आपको साफ रखना पड़ेगा। साफ रखेंगे तो बीमारियां कम आएगी। दूसरा, इसमें अगर मान लो आपने ये जो उपयोग किए हैं, अगर इनसे आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है तो आप उसमें
जो कॉपर, जो हमारा तांबा होता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसका इस्तेमाल कीजिए, या बोर्डेक्स मिक्सचर बनता है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये चूना और उसका मिश्रण होता है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी सर, एक बार स्प्रे करते हैं उसको। काय का, किस चीज का? ये चूना और कॉपर वाला जो आप बताए। कितना मिलाया था आपने? चूना कितना मिलाया था, कॉपर सल्फेट कितना मिलाया था? सर जितना चूना पे उतना कॉपर अलग अलग मिला दिए, उसको 2 दिन के बाद उसको मिला करके और एक साथ दूसरी बाल्टी में गिराया, और उसके बाद उसको घोल के सब पेड़ों पर छिड़काव कर दिया और नीचे से पेंट भी किया। हाँ, तो ये काम करेगा, ये काम करेगा आपका। उसमें जितने पत्तियों में रोग है वो कंट्रोल हो जाएंगे। आप कचरा साफ कर लीजिए, खेत का कचरा साफ कर लीजिए। हाँ ठीक सर, ये कर दें सर। वो कह रहे थे कि आप एक बार क्लास जैसे वाला उसको कैसे अगर बन जाए तो अच्छा। सर मैं अभी बना नहीं पाया हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि उसको डाल दूंगा ग्रुप में। थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, कि अलग अलग तरह की फोटोग्राफ्स वैसे नहीं होते, तो वो सब चीजों को प्रेजेंटेशन में तो आ जाते हैं, पर उसमें पीडीएफ वगैरह में देखता हूँ कैसे उसको कर सकता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप कर सकते हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल राय जी। और आगे मैं आदरणीय बहन प्रणाली मराठे जी, आपका स्वागत है मंच पर। ओम, सदन को सादर वंदन प्रणाम। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। एक प्रश्न था भाई जी मेरा, कि हमारे यहाँ ना रोठा लगता है और पेड़ ना बड़ा होकर मर जाता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? काय का पेड़ है बहन जी? वांगी बोलते हैं, बैंगन बैंगन बैंगन, मिर्च ऐसे। और ना वो व्हाइट वाला रोग भी आता है, उसके लिए क्या करें? वो मनी बग बोलते हैं। मिलीबग आता है ना, तो मिलीबग के लिए मिलीबग क्या होता है, जो भी अपन कुछ भी उसके ऊपर स्प्रे करते हैं उसके शरीर पे नहीं जाता, क्योंकि उसके आसपास जो होता है कॉटन जैसी ग्रोथ होती है। तो उसको सबसे बढ़िया, आप कोई भी पाउडर, आपके घर में जो भी कपड़े धोने का पाउडर है, उसको 1 लीटर में थोड़ा सा ऐसा, जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो वैसा थोड़ा सा वो कर लीजिए उसको, उसमें डाल दीजिए। मतलब एक टंकी में, आपका जो 15 लीटर की टंकी है उसमें 50 से 60 ग्राम, और उसको डाल के अच्छे से घोल लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। तो ये जो उसके आसपास का जो कॉटन है वो पूरा चिपक जाएगा, और जैसे ही वो चिपकेगा उसके बाद वो कीड़ा अपने आप मर जाएगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया काम यही है, इसको जो सोप ऑयल है, सोप पाउडर है, उसको उपयोग करते हैं, घोल के स्प्रे करके उसको खत्म कर देंगे। और ये आपका जो भट्टा मिर्ची में क्या हो रहा बोल रहे हैं? बैंगन और मिर्ची ना बड़ी बड़ी होकर उसको जमीन में रोठा लग के मर जाती है, इसीलिए ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का उपयोग करिए। ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का, और पानी ज्यादा मत दीजिए, पानी थोड़ा थोड़ा जितनी जरूरत हो, सूखने भी दीजिए पौधों को। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे 2-4 पौधे, हमने 10 पौधे लगाए हैं तो उसको रोज पानी दे, उसकी जरूरत नहीं होती। पानी की आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उतना पानी दे। हम 10 दिन में, हम 2 घंटे ठंड में, ऊपर वाला नहीं सूखने दे रहा ना सर, ऊपर वाला नहीं सूखने दे वर्षा के कारण हो रहा है, वर्षा ही है ना, यहाँ तो वर्षा चालू ही है, थमती ही नहीं है। वो टोटी बंद करना भूल गए इंद्रदेव। जी बहुत सुंदर आदरणीय प्रणाली बहन। और मैं आगे आदरणीय भीकम चौहान जी, डॉक्टर भीकम चौहान जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर भीकम जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अगर आप तक नहीं आवाज आ रही है तो आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। सर मेरे को तेल बनाने के लिए सरसों लगाना है, तो कौन सी वैरायटी लगाऊं मैं, जो जिससे अधिक उत्पादन हो और अधिक तेल निकलने वाली?
देखिए अभी पायोनियर, अगर उसमें प्राइवेट में बात करें तो पायोनियर की जो आ रही है सरसों बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत उत्पादन भी बहुत ज्यादा है और मतलब वो भी अच्छी है। और अगर आप वो लेना चाहते हैं, बाहर से लेना चाहते हैं तो PM30 आता है और RS 075 0749। आवाज कट रही है, आवाज नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज हमारी क्लियर, आवाज कट रही है। दीपन जी एक मिनट माइक बंद करिए। आप भी अपना माइक बंद कर लीजिए तो ठीक से आएगी। आप भी अपना बंद कर लीजिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था, ये बायर वो जो पायोनियर की है, पायोनियर का जो सरसों है वो हाइब्रिड है, वो अच्छा उत्पादन दे रहा है, तो उसको भी आप ले सकते हैं पायोनियर का। और अगर आप ओपी में लेना चाहते हैं, जैसा भी फिर CM राय साहब गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे आप उसकी बात करते हो, तो जिसको जो चाहिए वो हम बांटते हैं। हमारे पास जो ज्ञान है वो हम बता पाएंगे। और इसमें हमारी PM30 है, RH 749 है और आपका गिरिराज आती है। तो ये इसमें 074 RH 0749 जो है ये वहां से करनाल से निकली है, तो ये भी अच्छी वैरायटी है। करनाल की कुछ वैरायटियां बढ़िया परफॉर्म कर रही, तो इनका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। जी बहुत अच्छे रिजल्ट, बिल्कुल आग बंद कर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे में आदरणीय डॉक्टर भीकम जी दिख रहे हैं। आप अपना माइक ऑन करिए और अपना प्रश्न करिए। जी सभी को नमन और बहुत अच्छी जानकारी राउत सर ने दी। मेरा थोड़ा सा समसामयिक विषय था, मतलब जानकारी चाह रहा था मैं कि अभी जैसे पानी तो बहुत ज़्यादा इस समय आ रहा है, लेकिन अभी हमारा जो भूजल स्तर है वो काफ़ी गिरा हुआ है और आगे जाके समस्या हर साल जो है, हर वर्ष जो है पानी की आती रहेगी। तो हम ऐसी कौन सी फसलों का चयन करें, या खास करके तिलहनी फसलों में क्या चयन करें, कौन सी वैरायटी चयन करें और क्या क्या तिलहनी फसलें लगा सकते हैं, उनमें अच्छी वैरायटियाँ कौन सी हो सकती और क्या प्रबंधन हो सकता है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। बस इतना ही पूछना चाह रहा था। जी, एक तो क्या है, हमारा जो बालाघाट वाला एरिया है तो उसमें मेन तो आपको पानी जमीन के अंदर जाने की प्रक्रिया करवानी पड़ेगी। हम एक बार उसमें जो हमारे धान के खेत है उसमें कम से कम एक बार अपना जो क्या बोलते हैं सब सॉइलर एक 4-5 साल में एक बार सॉइलर चलेगा तो आपका पानी नीचे जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा। हमने लगातार 50 सैकड़ों सालों से हमारी पडलिंग कर रहे हैं, मचा रहे हैं, तो पानी रिश्ता नहीं है। धान के खेत में पानी जमीन में नहीं जाता है, यह आप भी समझते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो ये पानी को रोकने, जमीन के अंदर जाने की प्रक्रिया हमने बंद कर दी है, तो उसको थोड़ा सा रास्ता दीजिए, पानी जमीन के अंदर जाए। अगर ये करेंगे तो आपका पानी का जो वाटर टेबल है वो बढ़ेगा। हम धान में तो बहुत आसान है, क्योंकि हम धान के खेत में पानी भर के रखते हैं, तो जमीन में जितना पानी जाएगा उतना अच्छा होगा। तो एक बार जो है 3-4 साल में एक बार हम सब सॉइलर का उपयोग करें, और पूरे बालाघाट में एक आध सब सॉइलर होगा मेरे ख्याल से। तो ये थोड़ी सी स्थिति है, पहले तो इसका उपयोग करें सब सॉइलर का। ये बढ़िया बढ़िया यंत्र है, ये जमीन में 3-4 फीट नीचे तक जाता है और बढ़िया उसको 3 फीट नीचे तक उसको बस एक लाइन खींचते चलता है, नीचे जगह बनाते चलता है ताकि पानी नीचे चला जाए। तो इसका उपयोग करिए। और अभी जो चने की किस्में हैं, चने में बहुत सारी किस्में हैं, JG 36 है, JG 24 है, JG 16 है, इनका उपयोग कर सकते हैं चने में। इसके अलावा आपका जो सरसों में है, सरसों की अभी मैंने जो किस्में बताई इनका उपयोग कर सकते हैं। अलसी में उसकी है JLS 31 है, JLS ये क्या है 79 है सर। तो ये जो अलसी की किस्में हैं इनका भी उपयोग कर सकते हैं। जी ओम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे आदरणीय हमारे ये सदन में दुष्यंत जी का हैंड राइज है। अपना प्रश्न करें दुष्यंत जी। आदरणीय दुष्यंत जी, आवाज आ रही है?
चलिए, उनका हैंड राइज तो है मगर आवाज नहीं जा रही है, और मुझे लगता है डॉक्टर आवाज आ रोशन रही लाल होगी। जी। हेलो। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आवाज आ रही है मैम? हेलो। आ रही। जी जी। हाँ सर, मेरे पास कुछ मुनगा के पेड़, सहजन के पेड़ हैं, मगर वो सीजन पे नहीं फल दे पा रहे, फल्ली नहीं लग रही सीजन पे। इसके लिए कुछ वो बताए। और अनार है 200 पेड़ अनार के और 200 मुनगा। वो सदन को मुनगे के पेड़ कहाँ से लिए थे आपने? ये नर्सरी से लिए थे। सहजन के कितने पौधे हैं आपके पास? 200 पेड़ है। अच्छा, तो ये क्या बिल्कुल नहीं फलते? नहीं, फलते तो है, सीजन पे नहीं फलते, अभी उनमें कोई फूल नहीं है। अच्छा, 7 साल हो पानी गए। का मैनेजमेंट देखिए आप, पानी का टाइमिंग आप देखिए क्या है। पानी फ्लावरिंग के तो पहले थोड़ा सा अलग से कोई पानी नहीं दे रहा हूँ मैं। कहाँ पर है आप? मैं एमपी डिस्ट्रिक्ट रायसेन से हूँ। हेलो। जी, मध्य प्रदेश रायसेन। हाँ, रायसेन में तो आना चाहिए। एक बार आप अलग से मेरे से बात कर लीजिएगा। जी जी जी, और सिंगोरिया जी क्या से दूसरा संपर्क कर प्रश्न लूंगा। आप? अनार के हेलो। पेड़ हैं 200। 200 उनके फल उसमें नहीं क्या ठहरते। समस्या है? उसमें फल नहीं आप उसमें ठहरते। प्रूनिंग का टाइम थोड़ा सा वो करवाइए, प्रूनिंग करवाइए। अनार में प्रूनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट वो है। आप कोई टेक्निकल आदमी ले लीजिए, एक आध आदमी रखिए और उससे प्रूनिंग करवाइए, तब उसमें फ्रूटिंग आएगी। जी, नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमारा समय तो हो चुका है सदन का, और डॉक्टर रोशन लाल भैया ने निश्चित आज हमारे जो भी भाई बहन जिन्होंने प्रश्न किए उनका समाधान हुआ होगा। बहुत अच्छे से प्रश्न भी हुए, और रोशन लाल भैया ने समाधान भी किया है, उत्तर भी बहुत अच्छे दिए हैं। और भी किसी का कोई प्रश्न है तो वो लिख कर रख लीजिए, और आगे जब भी हमारे रोशन लाल भैया सदन में आएंगे तो आप प्रश्न आपके निश्चित कर सकते हैं। और अब हमारा समय हुआ है तो मैं आपके आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ, आज के हमारे योग सत्र और जो हमारा द्वितीय सत्र मुख्य वक्ता योग शिक्षक और हम सभी का आप आभार के साथ आप सदर आमंत्रित है। जी आदरणीय शरद भैया। जी बहन जी, आज सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज मुनीलाल जी ने बहुत अच्छे से योग कराया, और योग में बहुत सारी चीजें जो गलत होती थी उनको दादू और हमारे मुनीलाल सर ने सुधारा। और उसके बाद हमारी जो दूसरा सेशन है हमारा, जिसमें हमारे राउत साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी, कैसे बीजों का ट्रीटमेंट करना है, पानी अधिक आ रहा है तो कैसे फसलों को बचाना है, और कैसे फसलों का चुनाव करना है। ये सारी चीजों पर आज बहुत विस्तृत चर्चा हुई, और बहुत सारे किसानों के जो प्रश्न थे उनका हल हुआ। तो आज यहीं पे ये सदन की समाप्ति, और आज जितने लोग जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। और भी किसानों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा करवाएं। जी ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद भैया आपका, और डॉक्टर रोशन लाल भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।